नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 80 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा देहरादून में 28 केस सामने आए। पौड़ी गढ़वाल में भी कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं और 19 में 6 मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अल्मोड़ा में 13, नैनीताल में 6, हरिद्वार में 5, रुद्रप्रयाग में 4, चमोली में 3, टिहरी और उत्तरकाशी में एक केस सामने आया है, जिसमें राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2102 हो गई है, जबकि 1386 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 667 अभी एक्टिव केस हैं और 26 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। अब इसमें सबसे बड़ा और अच्छी बात यह रही है कि राज्य में 2100 मरीजों में से सिर्फ 676 ही एक्टिव केस है, यानी राज्य में रिकवरी रेट जबरदस्त है और यह बेहद अच्छा संकेत है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, एक के बाद एक कई मामले रोज निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। फिलहाल अपडेट क्या है? अब बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से रिकवरी रेट दिखा है, कल 132 मरीज डिस्चार्ज हुए, जबकि 80 नए केसेस आए हैं। और अभी तक अगर उत्तराखंड को देखा जाए, 15 मार्च को पहला केस आया था और अब 3 महीने में लगभग 2100 केस। तो सरकार को इस बात की उम्मीद है कि अगर इसी तरीके से केसेस आएंगे, सरकार मुख्य जो प्रवक्ता है, सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक, उनका ये कहना है कि अभी जो दिल्ली मुंबई से प्रवासी लौट रहे हैं उत्तराखंड, उनमें केसेस आ सकते हैं, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, इसलिए केसेस रहेंगे। लेकिन जो रिकवरी रेट है, 60% से अबव का रिकवरी रेट उत्तराखंड में है। तो लगभग 1400 लोग अभी तक ठीक हो चुके, 1386 लोग ठीक हो चुके हैं, 667 लोग अभी भी एक्टिव है। तो इस हालात को अगर देखा जाए तो अगले 1-2 महीने में अगर यही पैटर्न रहा और इसी तरीके से नंबर्स रहे तो उत्तराखंड अगले 1-2 महीने में यहां पर लाइफ थोड़ी नॉर्मल जरूर हो सकती है और सरकार के लिए बड़ी राहत की बात यह रहेगी। वहीं अगर बात की जाए तो बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, इन डिस्ट्रिक्ट्स पर खास ध्यान देने की जरूरत है। जो सरकार का कहना है कि क्योंकि मैदानी इलाके हैं, यहां पर जो आबादी है वो ज्यादा है, तो यहां पर कोरोना फैलने का डर पहले से ही ज्यादा था, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा हैं। पहाड़ अभी भी उस तरीके से चपेट में नहीं आए कोरोना की जैसे शुरुआत में समझा जा रहा था। मुख्यमंत्री ने खुद एक अनुमान लगाया था कि 25,000 लोग संक्रमित हो सकते हैं, 5,000 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, 500 लोग वेंटिलेटर्स पर जा सकते हैं, लेकिन अभी तक 2100 का जो नंबर है वो उत्तराखंड के लिए कुल मिलाकर राहत देने वाला है। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि देहरादून में मामले लगातार बढ़ते जा रहे, मैदानी इलाका है और राजधानी भी है, लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कई मामले ऐसे भी हैं कि जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी ये कम्युनिटी में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके लिए भी किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है कि ठीक है, अगर कोई लोग कोई भी पॉजिटिव है तो वो कम्युनिटी ट्रांसफर ना हो, वो इस तरह से संक्रमण ना फैले जिससे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाए। तो इसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है और उन लोगों पर किस तरह से नजर रखी गई है जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं या फिर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है? जो आपने बात कही कि जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसको लेकर यह है कि इनकी ट्रेसिंग पर यहां पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि उनकी ट्रेसिंग हो पाए कि वो आखिर कहां से उनमें ये कोरोना का वायरस आया। जहां तक बात रही अभी लोकल ट्रांसमिशन के फेज में, अभी उत्तराखंड है जहां पर चाहे सब्जी मंडी, आप देहरादून का उदाहरण ले लें या बाकी जगहों पर लोकल ट्रांसमिशन है, बाहर से कोई आया, उसके बाद यहां पर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव हुआ, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसफर जहां बल्क में अभी कुछ नंबर्स आए, ऐसा किसी डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से नजर नहीं आया है कि पता ही ना चला हो कि कहां से हुआ। लेकिन जो बात आपने कही कि जिनकी नॉट अवेलेबल, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी अवेलेबल नहीं है, उनकी लोकल ट्रेसिंग की जा रही है कि किस इलाके में है, किसके संपर्क में आए। वो एक बहुत जरूरी कदम रहेगा, क्योंकि अगर आपको यह पता नहीं चलेगा कि इनमें कहां से कोरोना इनको मिला और कहां से इनको कोरोना पॉजिटिव ये हुए, तो वो एक जरूर चिंता का विषय रहेगा। जहां तक बात रही बाहर से आने वाले प्रवासियों की, तो 153 नंबर था 22 तारीख मई को और अभी 2100 का नंबर है। तो इसके बीच में 153 से लेकर 2100 के बीच में जो मैक्सिमम नंबर है वो प्रवासियों का है। और अभी भी सरकार को इस बात का डर जरूर है कि दिल्ली मुंबई जो हाई कंटेनमेंट एरिया है देश में, अगर वहां से कोई आता है तो अभी भी कोरोना का नंबर आएगा। जिस तरह कल 80 आया है, 60 80 60 80 100 तक बिल्कुल दीपांकर, तो अभी भी चूंकि प्रवासियों का आना थमा नहीं है, अभी भी प्रवासी आ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि अगर उत्तराखंड को कोरोना से मुक्त कराना है तो जो प्रवासी आ रहे हैं उन पर भी ध्यान देना होगा और संक्रमण आगे ना बढ़े इसको लेकर भी एहतियात बरतनी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपांकर।
और नई टिहरी जिला मुख्यालय में कोरोना का पहला संदिग्ध केस मिलने से अब दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि मुनि की रेती में सर्विलांस ड्यूटी में तैनात डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली गई तो सीएमओ और डीएम ऑफिस पाई गई, जिसके बाद सीएमओ ऑफिस और डीएम ऑफिस में बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। इसमें कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया। सीएमओ ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया तो डीएम ने भी मीडिया का फोन उठाना बंद कर दिया। वहीं सूचना के बाद पालिका द्वारा डीएम ऑफिस को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और फिर सीएमओ ऑफिस को भी सैनिटाइज किया गया। नगर पालिका को जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो कार्यालय हैं उनको जो है उन पे जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा जो है उन पे छिड़काव किया जाए और हमारे द्वारा जो है छिड़काव किया जा रहा है। और 8 जून को श्रद्धालुओं के लिए खुले उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मंदिर कपाट अब 10 दिन बाद ही फिर श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गए हैं। मंदिर समिति और प्रशासन की सहमति के बाद 1 महीने श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर समिति के अध्यक्ष के मुताबिक टनकपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं की संख्या भी यहां पर कम है और इसी वजह से यह फैसला लिया गया। मंदिर समिति ने प्रशासन के साथ मिलकर यह फैसला लिया, जिसके बाद अब मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को इंतजार करना होगा। 8 जून से हमने माता पूर्णागिरि के कपाट सभी तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रशासन की पहल पर आज मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि आगामी 1 माह के लिए इसको बंद कर दिया जाए और आने वाले समय में हम देखेंगे यानी संक्रमितों की संख्या कम हुई और कोरोना महामारी का प्रकोप कम होता है तो इसको खोल दिया जाएगा। और आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि लद्दाख में भारतीय सैनिकों की शहादत के चलते वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, लेकिन उत्तराखंड के कांग्रेस नेता आज राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आज राशन बांटने के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन करने का ऐलान भी किया है। और उत्तराखंड में कोरोना काल में बसों में सफर करने के लिए अब ज्यादा किराया देना होगा। किलोमीटर के हिसाब से बसों का किराया दुगुना कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन यानी रोडवेज की बसों का किराया भी दुगुना कर दिया गया है। साधारण बसों के किराए में दुगुने की बढ़ोतरी की गई है। वहीं एसी बसों के लिए 1.5 गुने की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट ने यह फैसला कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते लिया है। व्यास की परिधि में जो बसें चलाई जाएंगी, जो नगर बस संचालन के श्रेणी में आती हैं, वो उसमें प्रथम 2 किलोमीटर तक पहले था 7 रुपए, पहले 7 रुपए पर किलोमीटर था। हाँ, 2 किलोमीटर तक 7 रुपए था, वो कर दिया 14। जो 2 से और 6 तक था वो 10 था, 20 कर दिया। 6 से और 10 के बीच में 15 था, 30 कर दिया, दुगना कर दिया। 10 से और 14 के बीच में 40 कर दिया, 20 था। वहीं बसों का किराया बढ़ने को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना काल में किराया बढ़ना सही नहीं है। गरीब लोग हैं उनके ऊपर मार है ना। बसेस से जो आदमी सफर करता है वो तो जो लोअर मीडियम क्लास है या गरीब लोग सफर करते हैं। जिन लोगों के पास बहुत सारा फंड है वो तो अपनी गाड़ी से जाएंगे, कार से जाएंगे। तो डायरेक्ट लूटपाट है गवर्नमेंट की। और है क्या मैम? ठीक है, देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बढ़ गया है, इतना नहीं होना चाहिए। बढ़ा बेशक पेट्रोल और सब कुछ और चीज का बढ़ गया, लेकिन जो बढ़ा हुआ है कम से कम डबल बढ़ाया नहीं अभी, तो इतना नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी तो सब कुछ कोरोना के चक्कर में सारी मतलब इकोनॉमी जितने भी है मार्केट में सब कुछ खराब ही है। सभी आर्थिक स्थिति सबके लोगों की खराब हो रही है। लेकिन जो सरकार ने ये ध्यान देखना था कि जो कोरोना महामारी चल रही है उस वजह से इस टाइम थोड़ा सा दाम बढ़ाने की बजाय थोड़ा कम करना चाहिए। बढ़ाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। वो अपने तरीके से जो फैसला ले रहे हैं, अब उनका नजरिया कुछ है, लेकिन जनता का लिए तो बहुत ही भार पड़ेगा। और इस समय वैसे ही कोरोना का संकट है, आर्थिक स्थिति सबकी डामाडोल है।
और त्रिवेंद्र कैबिनेट में कुल 18 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 15 प्रस्ताव पास किए गए। इसमें सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कोरोना को लेकर राज्य में हालात नियंत्रण में है। राज्य में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने की भी बात चल रही है। और वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। इसके अलावा राज्य में बाइक टैक्सी की शुरुआत का फैसला लिया गया, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में टोटल 18 लिस्टेड इश्यू आए हैं और 3 ऐसे हैं जो लिस्टेड नहीं थे, उन पर चर्चा हुई। एक कुंभ से संबंधित था, जिसमें निर्णय लिया गया कि जो साधु संत आएंगे उनकी सुविधाओं के लिए कुछ काम करने हैं, मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया गया है। एक कांवड़ से संबंधित था, कांवड़ के लिए तय हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से वार्ता करके उस पर निर्णय लेंगे। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज के कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 11 बजे जल जीवन मिशन की बैठक होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे सौंग जमरानी बांध प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी। वहीं दोपहर 2 बजे तक सीएम सचिवालय में रहेंगे। और बड़ी संख्या में वापस लौटे प्रवासियों को रोजगार के मद्देनजर पंचायतों के लिए एक अच्छी खबर है। पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अनुदान की 143 करोड़ 50 लाख की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को इसका 75% हिस्सा यानी कि 107 करोड़ 62 लाख की धनराशि दी जाएगी, जबकि जिला पंचायतों को 21 करोड़ 52 लाख और क्षेत्र पंचायतों को 14 करोड़ 35 लाख की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुदान राशि से भी करीब 95 करोड़ की धनराशि त्रिस्तरीय पंचायतों के अलावा नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए जारी कर दी गई है। और देहरादून से खबर है, पर्यटन उद्योग से जुड़े 2 लाख से ज्यादा लोगों को सरकार डीबीटी के जरिए मिलेगी वन टाइम आर्थिक सहायता। इसके तहत 1,000 रुपए दिए जाएंगे। पंजीकरण नवीनीकरण फीस को 1 साल के लिए माफ कर दिया गया है। 1 लाख से ज्यादा वाहन मालिकों को भी 1,000 रुपए दिए जाएंगे। उधम सिंह नगर के बाजपुर से बड़ी खबर है। यहां पर एक शख्स ने अपने पिता की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को जंगल में फेंक दिया। आरोपी बेटा दवा दिलाने के बहाने पिता को बहन के घर लेकर गया था। वारदात बाजपुर के वार्ड नंबर 5 की बताई जाती है। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या है पूरा मामला? कुछ दिन पहले ये चोरगलिया के रहने वाले एक बुजुर्ग शख्स अपनी बेटी के घर बाजपुर आए थे, लेकिन कल जो है इनका बेटा चोरगलिया से बाजपुर आया और पिता को दवा देने के बहाने बाजार ले जाने के लिए लेके गया, लेकिन पिता अचानक गायब हो गए और ऐसा उसने कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई कि अचानक बुजुर्ग जो है बाजार से गायब हो गए और दवा दिलाते हुए गायब हो गए। और बाजपुर का बाजार इतना बड़ा नहीं है कि वहां से कोई शख्स अचानक से गायब हो जाए, तो पुलिस को शक हुआ। उसके बाद उन्होंने पूरी कहानी मैं उससे पूछताछ की, गहराई से पूछताछ की, पुलिस को शक हुआ। तो इसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है और कुछ मामूली पैसों के लालच में उसने अपने पिता की हत्या की है, ऐसा पता चला है। जिसके बाद देर रात जो है कालाढूंगी पुलिस और बाजपुर थाना पुलिस, दोनों पुलिसों ने मिलकर बरहनी का जो जंगल है उससे इस बुजुर्ग की लाश बरामद की है और इस मामले में जो है बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी जो बेटा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर बुजुर्ग की हत्या के पीछे क्या कारण। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और पिथौरागढ़ में लिपुलेख को रोड जोड़ने के बाद अब बीआरओ ने मिलम से भी चाइना बॉर्डर तक सड़क काटने का काम तेज कर दिया है। इसके लिए बाकायदा मुंसियारी से हेलीकॉप्टर की मदद से भारी भरकम मशीनें लासपा पहुंचाई जा रही है। फिलहाल मुंसियारी से 18 किलोमीटर लीलम तक सड़क कट गई है, जबकि मिलम से भी लासपा तक बीआरओ ने सड़क काट ली है, लेकिन बीच के हिस्से की कटिंग होनी अभी शेष है। इसमें भारत मिलम से चीन की सीमा पर आसानी से पहुंचा जाएगा। लीलम तक का वहाँ तक कटिंग कार्य पूर्ण हो गया है और उसके आगे बुगडियार से मिलम तक का कटिंग कार्य पूर्ण हो गया है। बीच के सेक्शन में कुछ कटिंग कार्य का प्रगति अभी वर्तमान में अभी आना अवशेष है और हो सकता है कि 1 साल के अंतर्गत हम लोग जो है उस सड़क को भी लिंक करने में सफल हो सकते हैं।
और मानसून काल शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में आपदाओं के लिहाज से ये समय बेहद संवेदनशील होता है। बरसात में लैंडस्लाइड से सड़कें तबाह हो जाने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके लिए शासन ने लोक निर्माण विभाग को शुरुआती दौर में 30 करोड़ रुपए जारी किए हैं ताकि सड़कें बंद होने की स्थिति में तत्काल खोली जा सके। लोक निर्माण विभाग का दावा है कि उनकी तैयारियां पूरी है। हालांकि अधिकतर अफसरों के कोविड ड्यूटी में तैनात होने के कारण इसकी चिंता बनी हुई है कि विभाग ने अब शासन को पत्र लिखकर अफसरों को कोविड ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। शासन से अलॉट हो गए 30 करोड़ रुपया मिल गया है और इसमें हमने सबसे पहले जो हमारी अक्सर बंद होते हैं रोड्स, उन पर फोकस भी किया है। उस पर हमने मार्ग चिन्हित करके और उनके लिए क्या वैकल्पिक मार्ग होंगे उनका भी डिटेल हमने तैयार कर दिया है और जो कि हमारे डिविजन्स लेवल पे है सारा चीज़ें। उम्मीद है कि 2-3 दिन में जो आर्डर जारी हो जाने चाहिए जिससे कि हमारे जो ऑफिसर्स या जूनियर इंजीनियर्स लगे हैं उनको कोविड की ड्यूटी से कुछ उनको मुक्ति दे दें जिससे कि हमारा जो इसमें कोई दिक्कत। और नैनीताल से खबर है, यहां कोरोना काल में बंद हुए नैनीताल जू को फिर से खोला जा रहा है। इसके अलावा वाटरफॉल और बॉटनिकल गार्डन भी पर्यटन के लिए खोले जा सकते हैं। इसके लिए पर्यटकों की पहले स्क्रीनिंग होगी और फिर सैनिटाइजर के साथ ही लोग यहां जा सकेंगे। 22 मार्च से ये पर्यटक स्थल बंद थे। और काशीपुर के राजकीय अस्पताल में 2 डॉक्टरों में विवाद हो गया। अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में 2 डॉक्टर आपस में उलझ गए। आई सर्जन डॉक्टर कामेश राणा का आरोप है कि महिला डॉक्टर के पति और उसके ससुर ने उनके साथ मारपीट की। डॉक्टर राणा का आरोप है कि एक आदमी रोज अस्पताल आता है जो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं होने की बात कहकर मरीजों को निजी अस्पताल का पता बताता रहता है, जिसका उन्होंने विरोध किया तो उन्हें पीट दिया गया। उधर सीएमएस ने जल्द कार्रवाई की बात कही है। अपने एजेंट रख रखे हैं जो सरकारी डॉक्टरों को खराब बता के मरीजों को बाहर ले जाने का काम करते हैं कि यहाँ सरकारी में सुविधा नहीं है, यहाँ कोई मशीन नहीं है, यहाँ कुछ इस तरह की शिकायतें आ रही थी। हमने उस एजेंट को देखा, हमने रोका, उसे मना किया तो उसने कुछ बाहर के लोग बुलाए। एक यहाँ कॉन्टैक्ट बेसिस की डॉक्टर, उसका पति आया, उसका ससुर आया, उन्होंने आते ही मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। जो हमारे आई सर्जन हैं उनके और डॉक्टर गीतांजलि और उनके हस्बैंड के बीच में जो झगड़ा हुआ है, हाथापाई जो हुई है उसमें जो है हमारी तरफ से जो है कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के साथ साथ जो है जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और ब्रेक के बाद खबर नैनीताल से है। राजाजी पार्क में अतिक्रमण के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई है और सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 100 बीघा और 35 बीघा पर किसका कब्जा है। साथ ही वन गुज्जरों को जमीन लीज पर देने पर भी सरकार को कोर्ट में जवाब देना है। चाइना के साथ हुए घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शहीदों के सम्मान में अपने 20 जून तक के सभी कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने ये जानकारी दी और बताया कि उनके बाद पार्टी अब अपने सेल्फी विद स्वदेशी कार्यक्रम के तहत चीन के सामान का पूर्ण बहिष्कार करने को भी प्राथमिकता से लेगी। भाजपा ने ऐलान किया कि अब चीन के सामान का बहिष्कार किया जाएगा। पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अब आगे हम स्वदेशी चीज़ों पर ही फोकस करेंगे और विशेष रूप से चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। चाइनीज चीज़ बिल्कुल इस देश में न चले, इसके लिए पार्टी पूरी तरह लगकर काम करेगी। और गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों के बलिदान पर संत समाज ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। हरिद्वार के जूना अखाड़े के संतों ने शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए सिद्धपीठ माया देवी मंदिर में शांति यज्ञ का आयोजन किया। उत्तराखंड में हर दूसरा घर फौजी का होता है, इसलिए भारत चीन सीमा पर अचानक बढ़े तनाव से सैन्य परिवार चिंता बढ़ गई है। भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध ने उत्तराखंड के हजारों घरों में एक अनजाना तनाव पैदा कर दिया है। सैन्य प्रदेश से हजारों जवान भारतीय सेना का हिस्सा हैं, लिहाजा युद्ध की आहट ने इन सैनिकों के घर वालों की नींद छीन ली है। परिवार ये सोचकर परेशान है कि क्या पता बॉर्डर से कब बुलावा आ जाए। इस टाइम पे राजस्थान के सूरतगढ़ में है, वो होली में छुट्टी आए थे और 2-3 महीने रह के गए थे। अभी बुलावा आ गया उनको तो जाना पड़ा, अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करके जाना पड़ा। अभी ये चाइना है, ये पाकिस्तान बॉर्डर पे हो गया और क्या नाम बोलते
नेपाल बॉर्डर हो गया, सभी जगह से अब युद्ध की तैयारी है। तो हम यही है, टेंशन लगा रहता है कि कब युद्ध छिड़ जाए और कब बुलावा आ जाए, बॉर्डर पे जाना पड़े। हालांकि इस टेंशन के बीच फौजी हो या फिर उनके घर वाले, सबके हौसले भी बुलंद हैं, क्योंकि भारतीय सेना के पराक्रम में किसी को कोई शक नहीं। साल 1962 में चीन युद्ध के समय भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके 80 साल के रिटायर्ड सूबेदार मेजर तारा सिंह कहते हैं कि 58 साल बाद एक बार फिर मेरा परिवार 1962 के दौर में खड़ा है, क्योंकि तब तारा सिंह सेना का हिस्सा थे और आज उनके 2 बेटे भारतीय सेना के अधिकारी हैं। सेक्टर में मैंने लड़ाई लड़ी और विजय पाई। उसके बाद में अभी मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे अभी सेवारत हैं, एक अधिकारी हैं, एक जूनियर अधिकारी हैं। और मैं ये कहूँगा, अगर चाइना ऑपरेशन करता है तो चाइना के दांत खट्टे करने के लिए दोनों मेरे बेटे तैयार हैं। वाकई ये तारा सिंह जैसे वीर सैनिकों का जज्बात देखने लायक है, जिसे हर हिंदुस्तानी सलाम करता है, जो तिरंगे की आन बान शान हर कीमत पर बरकरार रखने की कसम खाकर बैठे हैं। और यही जज्बा भारतीय सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बनाता है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।